तिवारी जी जो बहुत ही सजग पत्रकार हैं, उनका स्वागत करेंगे। नारायण सिंह कठायत साहब, चारू तिवारी जी का जोरदार तालियां एक बार उनको चाहिए, आनंदपूर्वक ये। और सुरेंद्र हलसी साहब से निवेदन करूंगा ये पौधा देकर उन्हें सम्मानित करें। सुरेंद्र हलसी साहब, बहुत बहुत आभार। मैं चारू तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार उनके व्यक्तित्व पर, त्रिभुवन बिष्ट जी के व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर जो वो चाहे मन करके बोले। बड़े आदर और सम्मान के साथ कृपया आए चारू तिवारी जी, आप उनका स्वागत करें। भाई त्रिभुवन बिष्ट के दूसरे कविता संग्रह चलो पिया के देश की आज की परिचर्चा में आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही जाने माने साहित्यकार और जिनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, और उसके अलावा लगातार सामाजिक जो विषय हैं उनमें भी आपका बड़ा हस्तक्षेप रहता है, डॉक्टर बिस्मिल्लाह जी हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ कथाकार, उपन्यासकार और विशेषकर पूरे एक बेहतर समाज के सपने को देखने वाले, अपने कहानियों में, अपने उपन्यासों में और समयांतर पत्रिका के माध्यम से लगातार दुनिया के आम जन के सवाल को उठाने वाले हमारे अग्रज और लगातार हमारा मार्गदर्शन करने वाले और नई पीढ़ी को भी लिखना पढ़ना सिखाने वाले पंकज बिष्ट जी, आकाशवाणी के पूर्व निदेशक और जिनको हम बहुत पहले से पढ़ते रहे हैं और जिनकी कविताएं, जिनकी गज़लें और जिनके बहुत सारी जो साहित्यिक सरोकार हैं उनको हम बहुत लंबे समय से देखते रहे हैं, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, और हिंदी एकेडमी के पूर्व सचिव और हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे कहानीकार और बहुत सारे उपन्यास उनके आए हैं। उसके अलावा बहुत सारे उनकी कहानियों पर नाटक भी बने हैं, और जब भी हम कोई साहित्यिक या सामाजिक कार्य करते हैं तो उसमें उनका हम तमाम युवाओं के लिए उनका हमेशा मार्गदर्शन रहता है। और हिंदी एकेडमी के पूर्व सचिव डॉक्टर हरीशमन बिष्ट जी, हमारे बीच में नमिता राकेश जी बहुत अच्छी कवित्री हैं। मैं और इस कार्यक्रम में हमारे बहुत पुराने साथी भी हैं और दिल्ली में आके नए ढंग से उनके साथ परिचय भी हुआ, और लगातार हमारे तमाम कार्यक्रम में हमारे साथ रहते भी हैं और हमारा सहयोग भी करते हैं। फिलहाल अरुणवृत्त में आप हैं रमेश कांडवाल जी, और हमारे बहुत अनन्य मित्र और बहुत अच्छे कवि, और आप टीवी में भी कई कार्यक्रम में आप उनको देखते हैं जो बहुत अच्छा शर्मा जी मंच का संचालन कर रहे हैं, और त्रिभुवन तो ही हैं। और उसके अलावा इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वजन और साथियों, पहली बात तो ये है कि हम जैसे लोगों के साथ बड़ी दिक्कत हो गई है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो बोलने की आदत है ये बड़ी ख़राब हो गई है। अब मैं साहित्यिक आदमी न होने के बाद भी हमारे त्रिभुवन का बड़ा स्नेह रहता है, और त्रिभुवन ने मुझे कल ही बताया शाम को कि आपको भी मंच पर रहना है। मैं हालांकि इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करता हूँ, और विशेषकर साहित्यिक जो चीज़ें हैं उसमें मेरा उस ढंग से दखल भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब अपने लोग और नई प्रतिभाएं, नए लोग लिख रहे होते हैं तो तब मन करता है कि ऐसे कार्यक्रम में ज़्यादा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिभुवन जैसे लोग जो एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं और नए ढंग के समाज में रह रहे हैं और नए ढंग का उनका अपना जीवन में चलने का रास्ता भी है, बावजूद उसके वह संवेदनाओं के साथ कविताओं में अपनी बात को रखते हुए समाज को दिशा दे रहे हैं, तो ऐसे कार्यक्रम में जाना तमाम सीमाओं को तोड़ के भी जाना पड़ता है। तो इसलिए पहले मैं त्रिभुवन का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतने विद्वजनों के सामने मुझे भी बोलने का मौका दिया। चलो पिया के देश जो उनका कविता संग्रह है उसमें विशेषकर जो त्रिभुवन की भावनाएं हैं, त्रिभुवन की जो संवेदनाएं हैं, वो बहुत सारे आयाम हैं उसके, बहुत चीज़ें उसमें बहुत जगह से उन्होंने ली हैं। और विशेषकर मुझे कभी कभी याद आता है क्योंकि मैं भी उसी बेल्ट का रहने वाला हूँ, और उनकी कविताओं में जी ढंग से नदी है, जी ढंग से पहाड़ है और जी ढंग से घाटियों का वर्णन है, और विशेषकर उन्होंने गांव और शहर के अंतर संबंधों को जी ढंग से अपनी कविताओं के अंदर रखा है। वो मुझे लगता नहीं कि कभी कभी लगता है कि वो बहुत नए लिखने वाले नहीं हैं।
पिछली बार भी जब उन्होंने एक गगास पर एक कविता लिखी थी, क्योंकि गगास घाटी के रहने वाले हैं, तो गगास घाटी पर जो कविता की थी, ये भोगाली पोखर ऐसा क्षेत्र है, मुझे लगता है कभी कभी इनके कविताओं में वो जो प्रकृति है वो इनको बार बार ऐसी कविताएं लिखने के लिए उस तरफ ले जाती है। और उसमें जो बिंब है, उसमें जो आपका शिल्प है, और उसमें जिस ढंग के उनने बिंबों का इस्तेमाल किया है और प्रतीकों का जिस ढंग से इस्तेमाल किया है, वो वाकई इनकी कविताओं को बहुत खूबसूरत तो बनाता ही है। और जो चलो पिया के देश का जो पूरा टाइटल है, उस टाइटल से मुझे एक चीज़ आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि चाहे मैं उस पिया के देश जाऊँ या न जाऊँ, लेकिन मेरे पिया के देश के बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं। और ऐसे ऐसे लोग भी उसमें थे जिन लोगों को जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था और वो 12वीं में पढ़ते थे, और तब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तो उस टाइम के लोग भी आज इस पिया के देश के लोग यहाँ आए। तो सबसे पहले मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ कि कविता के माध्यम से वो लोग यहाँ आए। मैं 2 लोगों का जिक्र करना चाहता हूँ जो इस कविताओं में भी है उसका जिक्र। उसमें एक अठायत जी हैं जो यहीं साहित्य अकेडमी में हैं, और दूसरे हैं हमारे दीवानदा। दीवानदा को हम कभी जानते थे वहाँ के एक हॉकी के खिलाड़ी के रूप में, और दीवानदा का नाम ही कैप्टन था वहाँ पर। तो जब उस बासुली शेरा की पूरी गगास घाटी के किनारे किनारे हम चलते हैं, तो हमको दीवानदा और कठायत जी जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, और इन कविताओं में भी वो लोग मिले हैं। और वो बड़े बहुत इतने अंदर तक छूने वाली कविताओं को उन्होंने मैं कभी कभी लोगों के चेहरे को इन कविताओं में उनका बिंब देखने की कोशिश करता हूँ। और मैं कविताओं पर बहुत बात करता, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि हमको तमाम चीज़ें करने में ज़्यादा समय लग गया था। लेकिन मैं कुछ त्रिभुवन के व्यक्तित्व और इसी कविताओं में आए शिल्प के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। भोगाली पोखर एक बहुत विस्तृत घाटी है जिसमें लगभग 74 गाँव हैं, और उस पूरी घाटी में 3 बड़ी नदियाँ उसके आसपास से गुजरती हैं और रहती हैं। एक का नाम है रामगंगा, एक का नाम है कोशी, और एक का नाम है गगास। और ये तीनों नदियाँ जो हैं एक पूरे सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का एक पूरा आधार बनाती हैं। और उसी में बासुली शेरा होता है, उसी में कामा शेरा होता है, उसमें ईड़ा शेरा होता है, उसी में हमारा कनल गांव होता है, उसमें आप बिनता और भतौरा तक जाएंगे, उसके बाद फिर कौशानी और आपका बागेश्वर से ऊपर की तमाम जगह हैं। लगभग उन सब जगहों का चित्रण बहुत बेहतर तरीके से हुआ है, और विशेषकर नदी को समझने का और मौसम को समझने का। और सबसे बड़ी बात है कि उनने बारिश को भी इतने बढ़िया ढंग से चित्रित किया है कि एक हल्की बारिश और एक जो मोटी बारिश आती है उस पर भी अंतर करने की कोशिश की है, और उसको शहर और गांव के बीच के अंतर संबंधों को समझने का भी बहुत प्रयास उनकी कविताओं में हुआ है, बार बार हुआ है। और तो इसलिए मैं एक तो इस बात को कहना चाहता हूँ कि उस पूरे वातावरण का प्रभाव शायद त्रिभुवन की कविताओं में पड़ा है, क्योंकि त्रिभुवन जिस घर में रहते थे, त्रिभुवन का जो मकान था, वो आज़ादी के समय का भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। क्योंकि पूरे अल्मोड़ा जनपद में सबसे पहले पोस्ट ऑफिस बने, उन पोस्ट ऑफिस में से एक त्रिभुवन जी का घर भी था। ये मैं आपको 1919 और 20 की बात बता रहा हूँ, जो पहले पोस्ट ऑफिस बने, उन पोस्ट ऑफिसों में एक पोस्ट ऑफिस भोगाली पोखर भी था। और अल्मोड़ा जनपद के जो सबसे पुराने जूनियर हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल जो बने, उसमें 1871 का जो प्राइमरी स्कूल है वो भी इन्हीं के यहाँ का था। और जो भोगाली मेला वहाँ का जो बहुत प्रसिद्ध मेला है, वह भी इनके घर के बगल में लगता है। और इनके दादाजी जो थे वह भी वहाँ के भोगाली पोखर इंटर कॉलेज के निर्माण करने वालों के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनकी पूरी जो कविताएं हैं ये तमाम उन रास्तों से भी गुजरती है जिसमें निर्माण भी है, और जिसमें प्रकृति भी है, जिसमें संवेदनाएं भी हैं, और जिसमें आज और पुराने को कनेक्ट करने की ताकत भी है। तो इसलिए मैं एक बार पुनः बधाई देता हूँ त्रिभुवन को कि उनने बहुत अच्छी कविताओं का निर्माण किया है, बहुत अच्छी कविताएं उनने बनाई हैं, और आने वाले दिनों में उनकी कविताएं और अच्छी होंगी, उनमें और आपकी गंभीरता आएगी, उसमें और चिंतन होगा। और जो अलग अलग जो उनके अलग अलग पैमाने हैं कविताओं के, प्रेम भी है, और उसमें आपकी समसामयिक विषय भी हैं, और उसमें प्रकृति से साक्षात करने की ताकत भी, और आध्यात्मिकता तो उनके व्यक्तित्व में भी और कविताओं में भी वह झलकता है। तो इस प्रकार मैं त्रिभुवन को छोटे भाई के रूप में भी और अपने पूरे समाज की तरफ से भी इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आने वाले दिनों में और अच्छी कविताएं करें, हम सब लोगों को फिर बुलाएं, कभी हम पिया के देश जाएं और कभी पिया के लोग हमारे देश में आएँ, हमारा मिलना चलता रहे और ये कविताएं चलती रहें, हम कविताओं के साथ चलते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पढ़ने का और सृजन का यह रास्ता बनता रहे, और त्रिभुवन जैसे लोग अगर लिखते रहेंगे तो मुझे लगता है कि रास्ता बनता रहेगा। मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आप लोगों ने सुना। धन्यवाद।